हम लोग अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 27 पर चर्चा करेंगे। हालांकि कल भी हमने 26 जो पढ़ा उस 26 नंबर चैप्टर का ही जुड़ा हुआ बात है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यून मांग और अतिरेक मांग के क्या कारण है और उसका अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात पर हम लोगों ने बड़ी चर्चा किया था। तो यहाँ एक नया टॉपिक आता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति आ जाए, किसी अर्थव्यवस्था में यदि न्यून मांग माने मांग घट जाए या अतिरेक मांग हो जाए, मतलब किसी वस्तु का मांग बहुत ज्यादा हो जाए। देखो किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास के लिए संतुलन का होना बेहद जरूरी है। न्यून मांग भी संतुलन को नहीं दिखा रहा है, अतिरेक का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा मांग भी संतुलन को नहीं दिखा रहा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, हानिकारक साबित हो सकती है। तो प्रश्न कहता है कि न्यून मांग और अतिरेक मांग को आप कैसे ठीक कर सकते हो, अच्छा कैसे कर सकते हो। तो यहां लिखा कि पहले न्यून मांग को ठीक करने का उपाय को जान लेते हैं। तो न्यून मांग को ठीक करने का उपाय है, पहला राजकोषीय उपाय, दूसरा मौद्रिक उपाय, तीसरा अन्य उपाय। वैसे ही अतिरेक मांग मतलब किसी वस्तु का डिमांड ज्यादा हो जाता है, उसको अतिरेक मांग कहते हैं। अतिरेक मांग को भी ठीक करने के ही 3 उपाय है। सेम राजकोषीय उपाय तो यहाँ भी राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय तो यहाँ, और अन्य उपाय। तो यह प्रश्न करता है कि राजकोषीय उपाय मतलब सरकार का जो खजाना वाला है, राजकोष मतलब राज्य सरकार का सरकारी खजाना को राजकोष कहते हैं, और राजकोषीय नीति के बारे में नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। मौद्रिक उपाय मुद्रा के बारे में पूरा आरबीआई करती है, केंद्रीय बैंक करती है, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है, और अन्य उपाय करने का पावर केवल भारत सरकार के पास है। तो भारत सरकार आपको बता दें राजकोषीय उपाय के तहत न्यून मांग को ठीक करने के लिए क्या करती है। प्रश्न यहां आ सकता है 2 नंबर का या वस्तुनिष्ठ भी कि न्यून मांग को मतलब किसी वस्तु का डिमांड बाजार में कम हो गया है, उसको ठीक करने का, उसको दूर करने का राजकोषीय उपाय क्या है। तो न्यून मांग को ठीक करने का राजकोषीय उपाय है कि सरकारी व्यय में, सरकारी व्यय मतलब सरकार का व्यय, सरकारी व्यय में क्या कर देना चाहिए, वृद्धि कर देना चाहिए। जैसे अभी कोरोना काल में सरकारी व्यय में कमी आ गई, कोई भी सरकारी योजना कहीं काम नहीं कर रही है, केवल देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जहां है उसी को लेवल किया जा रहा है। बाकी कोई कह दे कि मुखिया की योजना के द्वारा सड़क बन गया हो, 1 साल में नाला बन गया हो, गांव में हैंडपंप लग गया हो, बोलो कोई नहीं कह सकता। ये सब नहीं हो रहा है। देश सरकार के पास अभी धन का अभाव हो गया है। जो भी था आप देख रहे हो कि सीधा है, लगभग पिछले 1.5 साल से लगातार एक तो 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दे ही रही है, जबकि मार्केट में अभी भी धान का कीमत है, सरकारी खरीद रेट लगभग 1800-1850 रुपया, भले ही बनिया 1150 में खरीद रहा है, बनिया खरीद रहा है, लेकिन आप एफसीआई में जाओगे बेचने तो वहां का कीमत 1850, लेकिन दलाल इतने बड़े हैं अपने, खास करके बिहार में। जब सरकार ही दलाल है तो अन्य की बात ही छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र है, कहने में कोई बुराई नहीं। सरकार अगर इस बात को भी सरकार इस बात को भी सुनकर अपनी पॉलिसी क्या कर ले, चेंज कर ले। सरकार में बैठे दलाल है, सरकार को दलाल नहीं। कि जनता की आवाज को ईमानदारी से समझे, जनता की भावनाओं को, दुख दर्द को समझे। गलत नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं।
कि जनता सीधे अपने अनाज को एफसीआई में ले जाए, गोदाम में ले जाए तो खरीद ले। कभी बोरा का बहाना बनाकर, तो अलग अलग प्रकार का बहाना बनाकर नहीं खरीदता है। और ये जो बनिया लोग हैं बड़ी आसानी से एफसीआई के जो कर्मचारी उससे मिले हुए हैं कि भाई जनता को हम प्रति क्विंटल 400 रुपया कम दे रहा हूँ, भाई 200 तू खाओ, 200 मैं खाऊंगा। हाँ, और वो जो अधिकारी है अपने 200 में से 100 रुपया ऊपर तक पहुंचाता होगा। कहीं ना कहीं यही बात है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, संभव है। यहाँ क्या है, सरकारी भी है, सरकार का जो खर्चा है, सरकार का क्या है, जो खर्च है उसको बढ़ा देना चाहिए। सरकार का खर्चा बढ़ेगा तो कहिएगा सर न्यून मांग कैसे ठीक होगा। मन में प्रश्न होगा कि सरकार के खर्च बढ़ने से न्यून मांग का क्या संबंध है। तो सरकार के खर्च बढ़ने से न्यून मांग का संबंध है कि सरकार का खर्चा बढ़ना मतलब सड़क बनेगा, रोड बनेगा, रेल लाइन का विस्तार होगा, नहर नाला विभिन्न प्रकार के बनेगा, तो सरकार के खजाना में से पैसा क्या होगा, निकलेगा। निकले खत्म नहीं होगा, निकलेगा। पैसा कभी खत्म नहीं होता, ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ से। पैसा कम होने का चीज, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा पैसा थोड़ी ना होता, बैंक तुम्हारे पैसा तो RBI का है। एक बच्चा हमें कहा कि सर हम अपने पैसा पर नाम लिखे थे और वह पैसा 25 या 20 दिन के बाद घूम कर मेरे हाथ में आ गया, हम लोग थोड़ा गाँव गरीब होगा, हमने आज तक बहुत बार लिखा, मेरे पास तो आया नहीं। कहा कहना कह सकते हैं हम कि तुम्हारे गांव का जो इनपुट आउटपुट का जो सिस्टम है बहुत कमजोर है, लो होगा, तब ना तुम जिस बनिया को तो हाथ में पैसा दो, बनिया अपना पॉकेट में रख ले रह गया। मार्केटिंग करता शहर में आके, तो शहर के दुकानदार क्या है, शहर वाला बड़का शहर को दे दिया रहता, क्या मैं तेरा गलत दिया, पहले तो नहीं माना, लेकिन बाद में तो हाँ बात तो सही, मैं गाँव सही में गरीब है, तो गरीब कितना नहीं हो गरीब, तो पैसा पर नाम लिखा तो रहा था, पैसा मिल गया तो ऑलरेडी गरीब है भाई, ना भाग्यशाली नहीं है, ये गरीबी का सूचक है। ये क्या वहां तुम्हारे गांव में विनिमय दर क्या है, बहुत लो है, सही बोल रहा हूँ, इसको समझने की बात है। तो सरकार खर्चा बढ़ाएगा, अकल चाहिए। अब सरकार जब क्या करेगा, खर्च बढ़ाएगा तो क्या होगा, लोग वहां काम करेंगे, लोगों के हाथ में क्या आएगा, पैसा आएगा। मतलब इंसान के पास पैसा आता तक क्रय शक्ति बढ़ती है, खरीदने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। और खरीदने की क्षमता जब बढ़ेगी तो न्यून मांग क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू होगा, ठीक होगा ना। दूसरा, कर भार में कमी करना चाहिए। कर माने टैक्स, कर के बारे में चर्चा आगे करना ही है। टैक्स, सरकार किसी प्रकार की सुविधा के लिए, मतलब सरकार किसी प्रकार की आपको क्या दे रही, सुविधा दे रही है, तो जो टैक्स लेते उसको शुल्क कहते हैं। अब बिना सुविधा दिए जो आपसे कुछ धनराशि लेते उसे कहते हैं कर, क्योंकि टैक्स देने वाले को सरकार किसी प्रकार की सुविधा नहीं देती है। रोड पर कहाँ सुविधा मिलता है, आपके इनकम टैक्स दे, इनकम टैक्स देता है सरकार, उसको कहीं सुविधा देती है, नहीं देती है। गलत कि सही, नहीं देती है। तो सरकार के कर भार में कमी करना चाहिए, क्योंकि जब कर का भार घटेगा, माने कर का जो दर है, जैसे मान लो इनकम टैक्स 5 लाख से ऊपर अगर आपका बचत है ईयरली, तो आपको 10% देना होगा, वो भी 10 लाख तक। 10 लाख से ऊपर बढ़ जाता है तो फिर आपका 20% हो जाता है, उससे ऊपर बढ़ जाता है आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। एक सीमा बढ़ जाता है आपको 30 + 15 इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये देता है, हम और आप नहीं देते हैं ये, तो ये लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन देते थे, नहीं, सब देश टैक्स की यहीं पर चोरी हो जाती है। तो प्रश्न क्या है, कहता कर भार में कमी कर दो। जैसे मैं अपनी बात कर दूं, सालाना सरकार को 18,000 रुपये हमसे कटता है, कितना कटता है, 18,000। अब मान लो क्या करे, सरकार टैक्स का दर बढ़ा दे, जैसे भी लेवल है 5 लाख का, सरकार उसको बढ़ा के कर दे, अगर 7 लाख कर दे तो 2 लाख रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमको टैक्स का दर जो 18,000 देते थे घटा के 15,000 पर आ जाएगा। 3,000 रुपया जो मेरे पॉकेट में बचेगा ना एक्स्ट्रा, कि सरकार को तो देना नहीं पड़ेगा, उस 3,000 रुपया से कुछ और खरीद सकते हैं ना, समझने की बात है। तो मेरे पास तो पैसा बच जाएगा, तो यहाँ के कर भार में क्या करेगा, कमी करेगा। जब कर भार में कमी होगा तो लोगों को मन में भय होगा कि हमको टैक्स देना है, तो क्या होगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो टैक्स के परिधि से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। देश कहाँ से चलेगा, देश कहाँ से चलेगा, कोई नहीं। टैक्स का दर 30% बहुत बढ़िया है,
सरकार भी तो आप ही के वजह से चलाता है। सरकार वह पैसा टैक्स लेकर गरीब के कल्याण के लिए खर्च करती है। तो गरीब को तो गरीबों इंदिरा गांधी जो नारा दिया था, गरीब हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ, जिसको बचाओ, तो गरीब को जीने का अधिकार नहीं रहेगा। तो सरकार छुट्टियां छाप के थोड़ी कर देगी कल्याण। दूसरा, सरकारी ऋण में कमी कर देना चाहिए। सरकार जो बैंक से क्या लेती है, ऋण लेती है ना, उसको क्या, सरकार का जो ऋण है कम कर देगा। सरकार ऋण कम करेगा तो पैसा बैंक के पास सरप्लस रहेगा, लोगों को क्या करेगा, देगा, तो लोग क्रय क्षमता बढ़ेगी। और घाटे का बजट बनाना चाहिए। घाटे का बजट, जैसे सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से आमदनी हुआ, मतलब बजट बना लिया 2000 करोड़ का, कितना का, पहले सरकार खर्चा खोजती है तब सरकार आमदनी का स्रोत खोजती है, बजट सरकार का ही नियम है। तो आमदनी सोचेगी ना हम 15,000 करोड़ रुपया लेंगे, माने 500 करोड़ रुपया घाटे में चलेंगे। घाटा में जब चलेगा सरकार तो क्या होगा, लोग के पास पैसा बचेगा। सरकार घाटे का बजट बनाया, इसका मतलब है कि टैक्स का दर घटाएगा। तो इसे राजकोषीय उपाय कहते हैं, न्यून मांग को ठीक करने का। मौद्रिक उपाय हम पहले भी आरबीआई में पढ़ा दिया। सरकार न्यून मांग को ठीक करने के लिए जो मौद्रिक उपाय अपनाती है, मौद्रिक उपाय के 2 रूप हैं। मौद्रिक उपाय के कितने रूप हैं? पहला मात्रात्मक उपाय, दूसरा गुणात्मक उपाय। कंपैरिजन करके पढ़ना है। जो भी यहाँ कमी है, जो भी यहाँ क्या है, कमी है, वहां देख लो सब जगह वृद्धि होगा। क्योंकि ज्यादा है, यहाँ वृद्धि होगा, यहाँ पर क्या होगा, कमी होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक का मतलब है कि मात्रा, और गुणात्मक ने गुण के रूप में चेंज कर। तो समझाता हूं मैं आपको। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय में आएगा बैंक दर में कमी करना चाहिए। तो मैं एक दिन पढ़ाया था कि बैंक दर क्या है। कौन बताएगा बैंक दर? कोई छात्र हमको बता सकता है कि बैंक दर? बैंक दर ऑलरेडी अंग्रेजी शब्द है, इसके लिए कुछ हम कह नहीं पाएंगे। बैंक दर क्या है? बैंक जो है ना, जो अपने पास नहीं, आरबीआई केंद्रीय बैंक अपने अधीन काम करने वाले बैंकों को जिस दर पर ऋण देती है, उसी दर को हम बैंक दर कहते हैं। मान लिए जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, सीबीआई, इन बैंकों को ऋण की जरूरत है। तो यह बैंक किसके से मांगेगा ऋण? तो आरबीआई जब उसको पैसा देगा तो पैसा पर ब्याज लेगा कि ना लेगा? तो उसी ब्याज की दर को कहते हैं बैंक दर। तो क्या लिखा कि बैंक दर में कमी कर देना चाहिए। तो जैसे ही आरबीआई बैंक दर क्या करेगा, घटाएगा, तो जो व्यवसायिक बैंक है आरबीआई से क्या लेगा, कर्जा बेच लेगा। कर्जा बेच लेगा, उसके पास पैसा ज्यादा आएगा तो लोगों में पैसा देगा। दूसरा, खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया में कहता है कि सरकार, बैंक या सरकार क्या करे, जो अपना जो शेयर है, क्या है, जैसे हम लोग विरोध करते हैं ना, अरे बाप रे सरकार ने तो इतनी कंपनी सरकार नहीं बेचती है, कंपनी का कुछ शेयर बेचती है। यहाँ सीधा न्यून मांग स्थिति हो रहा है, अतिरिक्त मांग हो रहा है। अगर शेयर नहीं बेचेगा तो मुद्रास्फीति इतनी आ जाएगी कि बर्बाद हो जाएगा लोग। अब यहाँ क्या होगा, सरकार कहती है फलाना कंपनी का मैं इतना % शेयर बेच रहा हूँ। ये थोड़ी ना विदेशी को दिया जाता है। नियम बता, सुन लीजिए आप लोग। शेयर मार्केट का नियम है, जो पहले का दिन जब मार्केट खुलता है तो आम जनता के लिए छोड़ा जाता है। आप खरीद सकते हो। अब आप लोग रिस्क नहीं लेते हो, जुआ खेलने में पैसा फंसा दोगे, मोबाइल बाइसर में फंसा दोगे ना, गांजा पीने में, शराब पीने में पैसा को बर्बाद कर दोगे। अरे वही पैसा को पहले का खुला है, जाके शेयर खरीद लो, क्योंकि 3 दिन के बाद 3 गुना रुपया हो जाएगा। सरकार आम जनता के हाथ से जब बेचती है तो उसका कीमत बहुत कम रखती है ताकि गरीबों खरीद सके। लेकिन यहाँ तक क्या करेगा, पढ़ाई तक कहीं जियान हो गए तब, तो जो नहीं पढ़ेगा तो ऑलरेडी गरीब ही रहेगा। टीचर से दुश्मन ना पढ़ेंगे। जिंदगी रिस्क का नाम है, जिंदगी रिस्क का नाम है। रिस्क लेना, वहां तुम इन्वेस्ट कर दो। जैसे अभी आने वाला है LIC का पॉलिसी आने वाला है, LIC पे से सरकार कुछ हटा रही है, तो पहले का दिन खुलेगा किसके लिए? वहां तय कर दिया है कि नहीं तोरा 15,000 से बेसी का नहीं देंगे, नियम है। पूरा ले, जनता खरीद चाहे तो खरीद, अपना लगाओ, पैसा रखो वहां लगाओ। कहीं एको का लॉट फंस गया तब 15,000 का तो खरीद लो। और 4-5 दिन के बाद शुरू तो करती है कि नहीं अब बड़का कंपनी घराना मिट्टल हिट्टल जो सब है उसे खरीदेगा। तो वो जब खरीदेगा तो तुम्हारे शेयर का दाम हो जाएगा कल ही परसों के 30,000। तो वहां रिस्क तो लेगा नहीं कोई। तुमको रखने का मन है तो रखो, ना तो कह लो कि तुम ही बेचो ना, तो 2 दिन में तो 15,000 के 30,000 कमा लिया। रिस्क झेलने की क्षमता है तो रखो 5 सालों में, क्या सही बात। तो
तो 5 साल अगर छोड़ दिया तो 1 लाख फंसाया है, 1 करोड़ तो पूरा ही देगा। नियम इस वजह कहता है कि 2 साल में तुम्हारा पैसा दुगुना करके देता है। शेयर बाजार का नियम है कि 2 साल ऊपर रुपया 2.5 साल छोड़ दो, भाग्य तो ठीक है, निमन कंपनी पकड़ा गया तो, नहीं तो विजय माल्या में जाओगे, नीरव मोदी में जाओगे, जो पैसा लेकर अय्यासी करेगा तो सपने में विजय कुमार आते थे जेबीजी बैंक वाले, हेलीकॉप्टर से आता था, लगता है कि बाप के घोड़ा न दरभंगा की तरह लगाम करता था वो। तो एक बैंक का मैनेजर है, वो प्राइवेट बैंक का, जनता के पैसा से हेलीकॉप्टर से आता था। यहाँ राजकुमार होटल के सामने सीतामढ़ी में खुला था, बुर गया, बैंक को बुरा दिया, जनता के पैसा लेके भागे। तो वो इससे कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत। अब तो वहाँ सेबी में एक संस्था गठन किया गया है, गड़बड़ी करेगा तो बैठल है कि गड़बड़ी करोगे तो बंसी की तरफ फंसा के तुमको ना देंगे। क्योंकि जब से केतन पारिक, हर्षद मेहता जैसे कांड हो गया है, US 64 जैसे घोटाला हो गया है, नहीं लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं कुछ, तब से सरकार ने संस्था गठन कर दिया है। तो यहाँ क्या करो, खुले बाजार के लिए सरकार खुले बाजार में शेयर बेचना शुरू कर देगी। जैसे बेचना शुरू कर देगी, नगद कुछ अनुपात में कमी, हमने पहले ही पढ़ा है बैंक पढ़ाने में, हर बैंक को अपने पास एक कुल पूंजी का कुछ रुपया हमेशा नगद रखना पड़ता है कि क्या पता सरकार को उसकी जरूरत कब हो जाए। तो हम मान लिया कि 20% रखना है, मान लिया, तो केंद्रीय बैंक कहेगी नहीं अब तो क्या कर दो 15% कर दो। तो 20% पहले से था, उसमें से 5% क्या कर दिया, निकाल लिया और मेन काउंटर पर रख दिया कि जरा कर्जा लेना है क्या करो ले जाओ। तो 5% यहाँ घटाया तो 5% रुपया मार्केट में आ गया ना, तो रुपया बढ़ेगा तो न्यून मांग क्या होगा, ठीक होगा, क्योंकि लोग की क्रय क्षमता बढ़ेगी। तरलता अनुपात को घटा देगा, बात वही हो गया कि हर बैंक अपने पास जो, ये तो RBI के लिए नियम है, और ये तरलता अनुपात हर व्यवसायिक बैंक को भी अपना खाता में रुपया रखना होता है हमेशा के लिए। जैसे कोई पंप वाला कहता है कि नहीं यहाँ पेट्रोल नहीं है, कहता है ना, कई बार पंप पर तेल भराने जाते हो या गैस गोदाम में गैस लेने जाते हो तो लिख देता है, कभी कभी होता है ऐसा कि स्टॉक में नहीं है, और DM की गाड़ी आएगा तो क्या करेगा, ना देगा, थाना की गाड़ी आएगा तो खंटर से उसको निकाल के देना पड़ेगा। विषम परिस्थिति के लिए गैस गोदाम वाले को भी हमेशा 100 को स्टॉक में रखना होता है। कितना बड़ा का गुंडा आएंगे उनको नहीं मिलेगा, अगर बेसी बदमाशी करें तो DM साहब के यहाँ पहुंच जाएगा, श्रीमान स्टॉक वाला में से जबरदस्ती कर रहा है तो जौना भी सुरंग में घुसेगा ना उनमें से निकलवा लिया जाएगा उससे। उतना स्टॉक रखना है, यहाँ के जो बड़े बिजनेस में उनको गोदाम में भी इतना कुंटल चूड़ा चावल दाल आटा स्टॉक रखना है, क्या पता कौन सी आपदा किस समय घटित हो जाए। ऐसा रूल हो जाए, पॉलिसी है, कहीं लिखा हुआ कानून में नहीं है, लेकिन ऐसा करना होता है। जैसे आपके घर में आपकी माँ नहीं, अब 5 दिन तक सामान चलने वाला है तो आइए से लिखना पुर्जी बनना शुरू, सुनिए चीनी नहीं है भाई, आलू घटने वाला है, अरे कल ही तो लाए थे तो क्या करे खर्च हो गया। अब अचानक उस दिन कहे दिन ना आया था तो बिहान बोला केवल रोटी चिबाना होगा, सुखले कुछ भी नहीं है, तो 5 दिन का स्टॉक में रहता तभी ऑर्डर देना शुरू हो जाता है। गुणात्मक उपाय में ऋण के सीमांत मार्जिन में क्या करना होगा, कमी। अब मन में एक प्रश्न होगा कि ऋण के सीमांत मार्जिन में कमी का मतलब क्या हो गया, तो ऋण के सीमांत मार्जिन के कमी का मतलब हो गया कि ये जो बैंक होता है विभिन्न वस्तुओं का, अलग अलग वस्तु का, एक ही वस्तु देख लो, दिल्ली में कुछ ऐसी वस्तु जिसका दाम ज्यादा, वही वस्तु अपना सीतामढ़ी में सस्ता बिकाता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता जो है मूल्य विभेद करके बेचती है, सोचता है कि बड़का शहर में ज्यादा पैसा वाला लोग रहता है, यहाँ दाम के दाम में क्या करेगा, खरीद लेगा, लेकिन छोटका शहर में एक दाम वाला सामान क्या होता है, नहीं बिकाता है, तो उसी दाम को दिल्ली में बेचेगा 100 रुपया में, उसी को सीतामढ़ी में क्या बचेगा, मूल्य विभेद करके, ताकि हमारी वस्तु छोटे शहर में भी क्या हो, बिकाए। जब लोग आदि हो जाएगा तो अधिक दाम तो हम करिए देंगे। हाँ, तो ऋण के सीमांत मार्जिन में क्या कर देगा, कमी कर, सीमा बता देगा ना, ये से बेचे तुमको ऋण क्या करेगा, हम ना देंगे, लेकिन सीमा क्या करे, बढ़ा देगा या घटा देगा। यहाँ पर साख की राशनि को समाप्त कर देगा। एक होता है ना कि नहीं आप इतना पहले से कर्जा लिए हुई, पहले का कर्जा सधाइए तब अगले का कर्जा देंगे, क्योंकि ऋण मांग को ठीक करना है, नहीं ऊपर से और क्या करो दे दो। जैसे कोरोना काल में हुआ ना, कर्ज वाला भाई जिसके पास विश्वास है उसी पर ना होगा, साख नहीं हम पर तो हमको नहीं मिलेगा।
बड़े बड़े बिजनेसमैन पर लागू होता है। पहले दीजिए तब देंगे। हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के नियम लिए नाम नहीं होता। जैसे अभी कोरोना काल में कई लोगों को फायदा मिला, भले ही आप नहीं उठाए हो। कोरोना काल में जिसका जनधन खाता था, सरकार ने ऐलान कर दिया था कि जो जाता उसको कम से कम 15,000 रुपया दे दो कर्ज के रूप में। सही बात है ना, 15,000 मिला है जनधन। आप नहीं जानते अलग बात है, क्योंकि आप लोगों का लाइफ तो फ्री फायर में ही बीत जाता है। हाँ, तो वहाँ ये करना है। उसके बाद मेरे लिए नहीं है, है ये टिप्पणी मेरे लिए नहीं है। हाँ। अन्य उपाय में आयात में कमी कर दो। सुनो, आयात में क्या करना है, मतलब दूसरा देश से कोई सामान मांगा तो उसको घटा दो। आयात कमी करेंगे तो अपना देश के रुपये अपना देश में रह जाएगा, जाएगा नहीं। और निर्यात को क्या करो, बढ़ा दो। निर्यात पर सामान को भेजना, जब हमारे देश का रुपया दूसरे देश में क्या होगा, जाएगा, तो वहां से कुछ मुद्रा लेके आएगा ना, पैसा आएगा, तो लोग खरीदने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। ऊंचे समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद। सरकार क्या करे, सरकार खेती बाड़ी शुरू होने से पहले उस अनाज का एक मूल्य घोषित कर देते। जैसे अभी 1800-1900 रुपये धान का कीमत है, सरकारी रेट। तो सरकार ऊंचा दाम में जनता के अनाज को खरीदना शुरू कर देगी, तो सरकार का पैसा कहाँ चल जाएगा, जनता के हाथ में, आम आदमी के हाथ में। तो आम आदमी के हाथ में पैसा जाएगा तो उसके खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और स्थिर मजदूरी का दर फिक्स कर दे, उतार चढ़ाव ना करे, क्योंकि मजदूरी का दर फिक्स रहेगा। आपका पेमेंट तो आप फिक्स कर लीजिएगा, इतना रुपया शिक्षा पर, इतना भवन किराया पर, इतना स्वास्थ्य पर, इतना LIC पर, इतना दूध पर, इतना पेपर पर, और इतना इन्वेस्टमेंट में हर महीना खर्चा करना है। ये हो गया न्यून मांग को। अब अतिरिक्त मांग यदि ज़्यादा हो जाए तो कैसे ठीक होगा, इसके जस्ट अपोजिट है। सोची वही है, लेकिन जस्ट क्या है, सरकारी व्यय में क्या कर दो, मांग ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, तो पैसा तुम्हारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो मांग ज़्यादा कब करते हो, 3 प्लेट बिरयानी क्यों मांगे, क्योंकि पल में पैसा था, कि नहीं को खाने वाला था। अगर पल में पैसा नहीं होता तो दोस्त, और तभी भूख लगता है, मानो ना। हाँ, पैसा रहता तब भूख लगता है। वाल्मीकि समझदार हो गया। तो सरकार के व्यय में क्या कर दिया जाए, कर भार में वृद्धि कर दिया, कर टैक्स बढ़ा दो। कर क्या करो, क्योंकि कर बढ़ाओगे तो जनता के जो बचत था, बचत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो खरीदने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, घटे। खरीदने की क्षमता घटी तो अतिरिक्त मांग कम हुआ ही। सरकारी ऋण में वृद्धि कर दो, सरकार कर्जा ले उसको बढ़ा दो, कि नहीं आपसे पहले लेते थे 10 लाख, अब हमको 15 लाख रुपया चाहिए। तब बैंक के पास रुपया घट जाएगा। अब बैंक का रुपया किसका रुपया होता है, जनता का। तब बैंक में रुपया घट गया तो जनता के बढ़ेगा क्या, एक घटेगा। तो यहाँ भी अतिरिक्त मांग ठीक होगा। और अधिक के बजट, मैंने घाटा का बजट न बनाओ। अगर बजट बना है 2 लाख हजार करोड़ का, तब टैक्स बनाओ ऐसे कि हमको 22 लाख हजार करोड़ आ जाए। सामान पर दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टैक्स का दर क्या हो जाएगा, और देते एक मंग खरीदेगा ही नहीं, बहुत कम का मैनेज पड़ता है ना, बुझे, इतना कम। अब सोच लो, पेट्रोल अभी तो ज़्यादा हो गया, हालांकि मजबूरी है बढ़ाना। पेट्रोल पर अगर 1 पैसा कीमत बढ़ता है तो मालूम है सरकार को कि दिन में कितना, कंपनी को कितना फायदा हो जाता होगा। तो 1 पैसा गुने प्रतिदिन कितना बिका, इस जोड़ लो। हमारे लिए केवल 1 पैसा, लेकिन कंपनी के 1 लाख पैसा के बराबर होगा। यह सरकार इस पॉलिसी पर चलती है। मौद्रिक उपाय में यहाँ भी मात्रात्मक और गुणात्मक आएगा। बैंक दर बढ़ा दो। बैंक दर क्या है, बढ़ा दिया हूँ। RBI को अपना शेयर खुले बाजार में बेच लेना चाहिए। नगद उसको अनुपात को बढ़ा देना, यहाँ घटाना, यहाँ क्या करना है, यहाँ तरलता अनुपात घटाना था, यहाँ क्या करना है, गुणात्मक अनुपात में ऋणों के सीमांत मार्जिन दर बढ़ा दो और साख की राशनिंग करो। और अन्य उपाय में जस्ट इसके उल्टा है। यहाँ के आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि है, तो यहाँ आयात में क्या कर दो, वृद्धि कर दो, बेशी आयात करो। यहाँ मजदूरी दर फिक्स रहेगा। और उत्पादन में क्या करना है, वृद्धि करना है, और कीमत को नियंत्रित कर देना है। उतार चढ़ाव अतिरिक्त में ठीक ठाक हो जाएगा। ये रहा आज का टॉपिक संख्या 27।